हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगलिस्टिक्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान बैरिस्टर शाहजहान खान। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान आदिल साहब। सो वेलकम टू द शो। हम मूवीज़ में, ख़ासकर मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लाई डिटेक्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी सस्पेंस या थ्रिलर मूवी में या क्राइम मूवी में, और उससे एक्यूज्ड अब एक अनकॉन्शियस स्टेट में सब कुछ सच उगलता चला जाता है और फिर वो एक स्टोरी अनफोल्ड होती है। लेकिन हकीकत में क्या ऐसे ही होता है, और क्या हकीकत में और पाकिस्तान में ख़ासकर ऐसी कोई टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या नहीं? और अगर ऐसी कोई टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और उनसे कोई एविडेंस सामने आता है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होती, इस सब पे बात करते हैं कामरान आदिल साहब से। सर, हमने मूवीज़ में देखा कि कुछ लाइट डिटेक्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जिसके बाद सब कुछ सच सामने आना शुरू हो जाता है और फिर एक स्टोरी अनफोल्ड होती है। ये तो फिल्मों में होता है। हकीकत में क्या ऐसी लाइट डिटेक्टिंग कोई टेक्निक्स पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान से स्टार्ट लेते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई होती हैं? फिर उस पर लॉ पे बात करते हैं कि अगर कोई है। जी, पाकिस्तान में पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के पास पहले एजेंसी होती थी, अब इसको अथॉरिटी कर दिया 2025 के लॉ के अंदर। तो इसके पास एक बिल्कुल शोबा है जो पॉलीग्राफ टेस्ट करता है, और उसकी पूरी दे हैव द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर दैट, उसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं और उसका एक पूरी SOPs बनी हुई है, उसके मुताबिक ये करते हैं और वो अदालतों में पेश भी होता है, उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है और फिर उस पर डिबेट्स हैं कि उसकी वेटेज क्या है। सर, कितने टाइप्स की टेक्निक्स, क्योंकि हम मूवीज़ को मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी सुन रहे होंगे उन्होंने तो प्रैक्टिकली शायद ये चीज़ें ना देखी हों, तो उसमें बाज़ दफ़ा हम कोई नार्को टेस्ट सुनते हैं कि जिसके अंदर कोई शायद ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और वो फिर जो एक्यूज़ होता है वो सब कुछ सच बताना शुरू कर देता है। या हमने कई मूवीज़ में ऐसे देखा कि वो उसको कुछ डिवाइसेस अटैच की गई होती हैं, तो वो जो भी बोलता है तो फिर वो एक स्क्रीन के ऊपर एक वो मैयर आना शुरू हो जाते हैं कि हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो गया, सो प्रॉब्ली ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स पाकिस्तान में, क्या ये सारी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सारी इम्प्लॉय हो रही हैं, या कौन सी टेक्निक पाकिस्तान? जी, एक तो पहले तो एक बड़ी जो डायमेंशन है वो है रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद क्रिमिनल लॉ। एक तो बड़ी डिबेट ये है, और उसमें ट्रेस एविडेंस पे बहुत सारा काम हुआ। हमने देखा कि DNA है, स्टार्टिंग फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स, फिर उसके बाद DNA और उसके बाद बैलिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें साथ साथ आती रही और उसमें काफ़ी सारी फॉरेंसिक्स की डेवलपमेंट्स हुई। ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसको डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्टिंग का हिस्सा कहा जाता है, और उसके 3 बड़े मेथड्स मशहूर हैं। एक पॉलीग्राफ है, दूसरा जो है उसको नार्को टेस्ट कहते हैं, और तीसरा जो है उसको कहते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल, बीप। तो ये 3 इसके, और ये बेसिकली डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्टिंग का हिस्सा है। इसमें से पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ पॉलीग्राफ अवेलेबल है और वो पुलिस वाले उसको यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर एक जजमेंट आई है अभी अली दिया बाजवा साहब की, जस्टिस अली दिया बाजवा साहब लाहौर हाई कोर्ट के। तो वो आई थिंक वी मस्ट डिस्कस दैट विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ गुड डिबेट्स। जी सर, इसी पे बात करते हैं, लॉ पे। अब इस पे ये तो एक आपने एक जनरल बैकग्राउंड इसका दे दिया, तो ये जजमेंट जिसका भी आपने हवाला भी किया, जिक्र भी किया, तो बुनियादी सवाल सबसे पहले ये आता है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट में स्टेटमेंट कोई आई, वो स्टेटमेंट किस तरीके से हासिल होनी है? क्या किसी भी शख्स को ये कहा जा सकता है कि जिसको बिठा दिया जाए और इससे ये एविडेंस ले लिया जाए, या इसके अंदर कोई वॉलंटरी इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन का कोई कॉन्सेप्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फिर इसका इंटरप्ले क्या है अगर किसी साहब को बिठा दिया जाए एक टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए? तो इस पर मैं सबसे पहले ये कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी एक्यूज्ड की मर्ज़ी से होना है, या वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद कर सकती है? जी, यही क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जैसे अली दिया बाजवा साहब ने अपनी जजमेंट में। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इन पॉलीग्राफ? क्या ये टेस्टमनी है? ठीक है। एक आगे स्टेप पे जाएं तो क्या ये अगर कन्फेशन, वो टेस्ट बोलता है और बताता है मैंने ये किया और वो कन्फेशन की नेचर का है, तो क्या ये कन्फेशन सज़ा देने के लिए ठीक है? ठीक है। ये डिबेट्स। तीसरी डिबेट जो यहाँ पे इन दोनों से भी पहले लेके गए हैं वो डिबेट, वो है वॉलेंट्री नेचर ऑफ टेकिंग दिस टेस्ट। आप किसी को फोर्सफुली ये टेस्ट दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते। और इसमें वॉलेंट्री पे बहुत इसलिए ज़ोर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ इंक्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, वो ये कहता है कि आप किसी को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 सब आर्टिकल B का उन्होंने जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन का। जी 13 सब आर्टिकल B। जी
सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, आपको इस बात पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दें। ठीक है, इसी की एक फॉर्म जो आप फिल्मों में भी देखते होंगे, मिरांडा वार्निंग, यू आर राइट टू रिमेन साइलेंट। जी जी तो ये राइट टू रिमेन साइलेंट वाली जो बात है कि आपका जो हक है खामोश रहने वाला, जी आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे ये सारी जजमेंट आई, और उसके अंदर फिर क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या उसके सेफ गार्ड्स होंगे, उसको कैसे लिया जाएगा। तो इसको फिर उन्होंने जाके कन्फेशन के लॉ के साथ भी देखा कि कन्फेशन के लॉ अगर कोई स्टेटमेंट देता है और वो ऐसी स्टेटमेंट है विच इज़ इन द नेचर ऑफ कन्फेशन जी, ठीक है, इन अ पॉलीग्राफ टेस्ट, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। और इसकी वैसे दुनिया में इसकी 3 टेक्निक्स हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की। एक को कहते हैं रेलेवेंट इररेलेवेंट टेक्निक, दूसरे को कहते हैं कंट्रोल क्वेश्चंस टेक्निक, तीसरे को कहते हैं डायरेक्टेड लाइ कंट्रोल टेक्निक। तो ये 3 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं विद इन दिस। इसमें पाकिस्तान में जो थर्ड वाली है डायरेक्टेड लाइ कंट्रोल टेक्निक, ये ज़्यादातर यूज़ होती है, बाकी 2 ऊपर वाली यूज़ नहीं होती हैं। और इसमें इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि पहले आईओ सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स देगा उस एक्सपर्ट को जिसने ये टेस्ट कंडक्ट करना है, वो उसको स्टडी करेगा। फिर वो उस बंदे को जब लेकर आएंगे जो एक्यूज्ड है, तो उसको ऊपर कोई ऐसा वॉलंटरी बाहर नहीं, उसको वॉलंटरी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको पुश करके लेकर आएँ, ये हथकड़ियाँ लगी हों। सो इनवॉलंटरी अगर पार्टिसिपेशन है तो उसकी तो जीरो एविडेंशियल वैल्यू हो जाएगी। जी, कोर्ट ने यही होल्ड किया है। ये इसका जो टेक अवे इस जजमेंट का वो ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू टेक अ पॉलीग्राफ टेस्ट, बिकॉज दैट विल अमाउंट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपने एक बात की, मैं थोड़ी ताकि सबके लिए वजाहत हो जाए, ये तो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होनी है। आपने जिक्र किया कि जो जैसे डीएनए टेस्टिंग होती है उसके लिए शायद वॉलंटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके लिए वॉलंटरी की रिक्वायरमेंट, इनमें फ़र्क क्या है? दोनों हैं तो एविडेंस ही। ये डिबेट जी इंडिया की एक जजमेंट है 2010 की इसी हवाले से, जिसमें पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट और ये तीनों सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उसमें ये क्वेश्चन उनके सामने आया था। पाकिस्तान में 2016 में अमेंडमेंट्स के थ्रू हम लोग एक लेकर आए हैं लॉ कि आप किसी भी आदमी को डीएनए लेने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है यूज़ ऑफ फोर्स कर सकता है। ठीक है, ये हम लॉ लेकर आ चुके हुए हैं। तो वहाँ पे इंडिया में उन्होंने, अभी पाकिस्तान में इस पर कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं आई। उन्होंने ये होल्ड किया था इंडिया में कि फिज़िकल एविडेंस इज़ डिफरेंट और टेस्टिमोनियल एविडेंस इज़ डिफरेंट। आप फिज़िकल एविडेंस लेने के लिए तो आप यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्टिमोनियल एविडेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट दे, हाँ, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन और इसको केस टू केस बेसिस पे देखा जाना पड़ेगा। बट दिस इज़ द डिस्कशन, दिस इज़ द डिस्कोर्स विच इज़ एट द हार्ट ऑफ इट। आई विश के इस पे कोई एकेडमिक्स पाकिस्तान में काम करें, इसको देखें कि इसको हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन इन दिस। जी अच्छा सर, इसमें सिर्फ एक चीज़, जैसे आपने कहा कि जी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकती है, लेकिन और अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट आ जाती है तो कन्फेशनल स्टेटमेंट तो एक्यूज़ देते हैं और वो कन्विक्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें क्यों हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन के आर्टिकल को इन्वोक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी इस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे पूरा कन्फेशन का लॉ है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, आदमी को हथकड़ी नहीं लगेगी, वो जुडिशल कस्टडी में होगा, वो रिमांड पे, फिजिकल रिमांड पे नहीं होगा। अगर आपने जुडिशल, ये सीआरपीसी में, ये सीआरपीसी प्लस जो हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वॉल्यूम 3 में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कन्फेशन उनके मुताबिक अगर रिकॉर्ड होगा तो जी, अगर कन्फेशन उन और बाकायदा उसमें लिखेगा, जज उसको बताएगा कि आप कन्फेस करेंगे तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है सीआरपीसी में, उसके मुताबिक कन्फेशन होगा। उसको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। उस प्रेमिसेस में अगर वो कमरा अदालत है तो वहाँ पुलिस वालों को बाहर भेज देते हैं कि आप बाहर जाएँ, इन्होंने कन्फेशन करना है। तो उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए जाते हैं। उसके बाद उसको पुलिस की कस्टडी में या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कस्टडी में नहीं दिया जाता, बल्कि वहाँ से सीधा आदमी जुडिशल कस्टडी में जाता है। तो ये उसके और बिल्कुल वॉलंटरी होने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम पॉलीग्राफ में कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई हैसियत और अगर उसको बाद में रिट्रैक्ट करे आदमी, तो कभी कभी जिस मजिस्ट्रेट ने वो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है उसको एज वो भी जाना पड़ता है, बुलाया भी जा सकता है, अदालतें उसको बुला भी सकती हैं। तो पूरे सेफ गार्ड्स हैं। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। मैं इसके बाद आपसे कुछ कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर जहाँ तक मॉडर्न मींस को एम्प्लॉय करके टेक्निक
एम्प्लॉय करके अगर एविडेंस हासिल करने का मामला है तो यकीनन यूएस एक एग्जांपल हो सकती है जिस पे बात हो सकती है। मैं मुख्तसरन उसका भी आपसे पूछूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल पाकिस्तानी लॉ में और इस जजमेंट में भी हवाला आया, तो आप इसको एक्सप्लेन भी अगर सुनने वालों के लिए कर दें कि स्टेटमेंट जो पॉलीग्राफ टेस्ट में दी जाएगी उसकी स्टैंड अलोन हैसियत तो कोई नहीं है जी, लेकिन फिर उसको करने का फिर फ़ायदा क्या है, हमें उससे क्या लीगल ऐसा क्या हासिल हो सकता है? देखिए इसको ना CIA वगैरह यूज़ करते रहे जब ये अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आई थी चीज़ें, फॉर फर्दरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। कभी कभी आपको फैक्ट से फैक्ट्स निकालने होते हैं, उसके लिए आपको मसलन मैं एक क्राइम सीन पे गया, मुझे वहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड मिला, तो मैंने जाके उसको उसकी डिटेल्स निकलवाई, उससे आगे फैमिली चार्ट निकाला, फैमिली चार्ट से फिर आगे कनेक्टेड चीज़ मिली, तो जाके मैं एक आदमी तक पहुंचा, उसको मैंने जाके टारगेट किया, उसको पहले मैंने बुलाया, अगर वो नहीं आया तो फिर मैंने उसको रेड करके गिरफ्तार किया। तो जितनी मैंने एफर्ट्स इससे पहले की हैं, दीज आर ऑल फॉर फर्दरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो ऐसे फर्दरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज़ होता रहा फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है। ठीक है। और अपने व्यूज़ को फर्म अप करने के लिए, देखने के लिए, बाद में इसकी जो वैल्यू है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो जब आई तो उस वक्त फिर टेस्ट ले डाउन किए गए और सेफ गार्ड्स बनाए गए और उस पर काफ़ी डिबेट है। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉलीग्राफ टेस्ट बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का एक टूल समझा जा सकता है पाकिस्तान में, उसकी अपनी स्टैंड अलोन हैसियत नहीं है, उससे हासिल होने वाला एविडेंस इस्तेमाल हो सकता है किसी। जी, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जजमेंट ऑल्सो ऑफ दिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी यही होल्ड किया है कि ये स्टैंड अलोन, दिस शुड नॉट बिकम द बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑफ अ क्रिमिनल केस, इट कैन बी यूज्ड इन कोरॉबरेटिव फॉर्म। उन्होंने 1998 की शाफर वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट US की, उसको भी उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने इंडिया के केस लॉ का भी जिक्र किया, और उससे पहले उन्होंने फ्राई और डॉबर टेस्ट जो अमेरिका में डेवलप हुए उन पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया। सर इस पे अगर मैं इसी तरफ ही आना चाहता था, अगर US का इस बारे में क्या लॉ कहता है, अगर मुख्तसरन। जी, उसमें ये काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट है। 1923 में फ्राई टेस्ट के नाम से पहली जजमेंट आई, बड़ी जजमेंट इंडियन US के सुप्रीम कोर्ट की, और फ्राई टेस्ट ये था FRYE फ्राई टेस्ट। इसके अंदर ये था कि अगर साइंस ने जनरली एक्सेप्टेड कोई चीज़ है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जनरली एक्सेप्टेड है, तो वो इट वाज ट्रीटेड एज हैविंग सम वेट फॉर द ट्रायल, सो इट कुड बी टेकन एज एविडेंस। ये 1923 से लेकर 1993 तक ये सूरत हाल रही। उसके बाद जी 1993 में वहाँ पे फिर डॉबर्ट जजमेंट एक आई जिसको डॉबर्ट टेस्ट भी कहते हैं। डॉबर्ट टेस्ट ये था कि नहीं, जनरल प्रिंसिपल कोई नहीं है, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट टू काउंटर एन एस्टेब्लिश व्यू। ठीक है। यानी जो पहले पोजीशन थी फ्रॉम 1923 टू 1993, उसको उन्होंने क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने कहा कि यू कैन ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स टू प्रूव योर पॉइंट, को बेसिकली चेंज कर दिया। इसके अलावा फिर यहीं से फिर लॉ ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे लॉ में भी पहले से मौजूद था कि कौन कौन लोग एक्सपर्ट होंगे। एवरीबडी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की भी आर्टिकल 59 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर एक्सपर्ट को डिफाइन करता है कि कौन है एक्सपर्ट, और फिर एक्सपर्ट के कुछ प्रिविलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल उसको अदालत में नहीं बुलाया जाएगा जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेडिकल के जो मेडिको लीगल डॉक्टर्स करते हैं उनको एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसलिए आप देखते हैं कि उनको सारी टेस्टिमनीज देनी पड़ती हैं जाके। ठीक है। उनके बदले में जो DNA का एक्सपर्ट है उसको एक्सपर्ट की प्रिविलेज हासिल है। आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत रेड विद सेक्शन 510 ऑफ CRPC, तो ये फिर बेनिफिट उनको मिलता है और इसके साथ फिर ये सिस्टम सारा चलता है। जी सर, मैं इसी को अब जो सारा आपने डिस्कस किया इसको अगर हम कंक्लूड करें तो जो 5 पैराग्राफ शायद जी जो टेक अवेज हैं टेक अवेज हैं लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में, शायद वो सम अप कर देते हैं सारी डिबेट को, सारी प्रोग्रेस को। अगर आप ही वन बाय वन सिर्फ इनको पहला इसमें उन्होंने जी सेफ गार्ड्स डायरेक्शंस दी हैं कि ये सेफ गार्ड हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट में। नंबर 1, कॉन्सेंट ज़रूर ली जाएगी जिस भी एक्यूज की आप करना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू टेक अ पॉलीग्राफ टेस्ट, तो कंसेंट बेस्ड पॉलीग्राफ टेस्ट होगा पहली बात। दूसरा ये है कि आदमी पुलिस की या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की कस्टडी में नहीं होगा, ही मस्ट बी इन जुडिशल। फिजिकल रिमांड की स्टेज से गुजर चुका हो। अगर फिजिकल रिमांड में भी और वो उसका आप कन्फेशन कराना चाहते हैं थ्रू पॉलीग्राफ, तो आप उसको फिर उसके बाद आप उसको जुडिशल भेजेंगे,
ये नहीं हो सकता कि आप उसको वापस फिर पुलिस वालों की कस्टडी में दे दें। ठीक है। तीसरा ये है, इसमें आगे जाकर उन्होंने कमेंट किया है कि नो ओथ बाय, यहाँ पे ये भी था, इस प्रोटोकॉल में उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान में PFSA में जो पॉलीग्राफ का एक्सपर्ट है वो भी एक ओथ लेता है कि आप मेरे पीछे पीछे पड़े कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये डोमेन ये डोमेन जो है दिस बिलोंग्स टू जुडिशरी, जो एक्सपर्ट है वो ऐसा कोई ओथ नहीं ले सकता। इसी तरह इन्होंने ये भी कहा कि ये जो है इट कैन नॉट बी सोली यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर कन्विक्शन, ये कोरॉबरेटरी और कन्फर्मेटरी रिलेशन में रहेगा। आखिर में उन्होंने कहा अभी इसके ऊपर स्टैचूटरी अभी लॉ नहीं आया कि जो पॉलीग्राफ का एक्सपर्ट है ही विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट, लेकिन अभी स्टैचूटरी लॉ में ये नहीं आया इस तरीके से। अभी सीरोलॉजिस्ट है, DNA वाले हैं, तो ये अभी लॉ हमारा स्टैचूटरी लॉ इसको गैप को फिल करेगा। लेकिन कल को कोई इसको ज़ाहिर है एक मॉडर्न टेक्निक के थ्रू अगर ये चीज़ सामने आती है तो एटलीस्ट इस जजमेंट से उनको ये जवाब तो मिल जाता है कि वो एविडेंस में इसको जी, इस जजमेंट ने ये किया है कि कम से कम इस डिस्कशन को ये टेबल पे लेकर आई है। पहले तो ये है ही नहीं थी जजमेंट, इसको हम देख ही नहीं रहे थे जी, और इस पे बाहर की दुनिया में बड़ा काम हुआ। फॉर एग्जांपल 4 मुल्ज़म हैं और 3 मुल्ज़म जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट में कन्फेशन दे देते हैं और वो चौथे मुल्ज़म का नाम तीनों उसमें लेते हैं और चौथा कहता है कि मैंने तो ये काम नहीं किया। अब ये जब ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी तो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो कन्फेशन लिया हुआ है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर न्यू एरियाज़ जो आ रहे हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि AI के चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी भी एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसके अंदर नीचे सर्विस ट्राइब्यूनल में ऐसी जजमेंट्स लिखी हुई थी जो नहीं थी। मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब ने ऑब्जर्व किया कि दीज वर नॉट द जज, वो जजमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। हेलुसिनेशन की बात की तो ये लॉ और साइंस का जो रिलेशनशिप है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स इवॉल्विंग। जी जी, थैंक यू सर इस डिस्कशन के लिए। जैसा कि कामरान आदिल साहब ने भी ये बात की, क्योंकि वक्त ज़ाहिर है चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ ये डिस्कशन शायद दुनिया में तो जैसे पॉइंट आउट किया कि 1923 से एक प्रिंसिपल्स बनना शुरू हो गए, डिस्कशन आना शुरू हो गई। खुशाइंद है कि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात हो रही है, डिबेट हो रही है और जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने इसको ले डाउन किया। आहिस्ता आहिस्ता उस पर ज़ाहिर है मज़ीद प्रोग्रेस और एक एवोल्यूशन होगी, बट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।